हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, विजन का जो पीटी 365 है, इस मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। और जो दूसरी आपकी मैगजीन है वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मैगजीन है, जो चर्चा में रही जो स्पीसीज वगैरह हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपको पता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेगमेंट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चूँकि आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन का दायरा ये भी रखने लगा है आजकल, है ना? और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेगमेंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? और ये जो मैगज़ीन है आज की, यहाँ से भी हम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आप देखिए कि जैसे कोई भी स्पीशीज़ वगैरह है, कोई भी जीव-जंतु है, कोई भी पौधे हैं, प्लांट हैं, है ना? तो उनकी जो जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि कुछ जो जीव-जंतु हैं विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उन जीव-जंतुओं को संरक्षण मिला हुआ है, या उनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, या उन जीव-जंतुओं के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो जीव-जंतु हैं, यानी कि ये जो सेगमेंट है आपका एनवायरनमेंट वाला, खास करके स्पीशीज़ वाला, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से ये सेगमेंट आपके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है हो गया है, ठीक है? तो टॉपिक शुरू करें, जिसमें जो हमारी आज की मैगज़ीन है वो है सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, और इसकी कुछ सूची को देख लेते हैं थोड़ा तेज़ी से, ठीक है? क्या है सूची, इसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सूची में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ सूची दी गई है स्थलीय प्रजातियाँ, है ना? सूची 1 में, यानी कि पहली बात करें तो स्थलीय प्रजातियों के बारे में यहाँ दिया गया है। तो स्थलीय प्रजातियों में अगर आप देखें, तो रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको हम इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, है ना? हिम तेंदुआ, नीलगिरी तहर, एशियाई शेर, जो ग्रेटर एक सींग वाला जो गैंडा है, ठीक है? एशियाई हाथी, स्थूल भालू, चीताल, और अल्पाइन कस्तूरी मृग, भारतीय ग्रे वुल्फ, ठीक है? ढोल, जो एशियाई जंगली कुत्ता इसको बोलते हैं, कस्तूरी मृग, और उसके साथ जो है उत्तरी सफेद गैंडा, जंगली याक, ये आपके स्थलीय रूप में देखे जाएंगे। उसके बाद इसमें जो सूची में दिया है, सूची नंबर 2 में, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत में प्रमुख जो लघु बिल्ली प्रजाति हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि काफी चर्चा में है ये, ठीक है? इसलिए आपके लिए भी जरूरी हो जाता है। तो इसमें देखेंगे जैसे एशियाई गोल्ड कैट है, कैरकल है, या सियागो जिसको बोलते हैं, ठीक है? फिशिंग कैट है, यूरेशियन लिंक्स है। तो ये स्पीशीज हम इसमें प्रजातियां जो है इसमें देखेंगे। और ऊंट की कुछ प्रजातियां काफी चर्चा में रही इस बार भी, ठीक है? तो उसमें जैसे राजस्थान में कई प्रकार की जो स्पीशीज पाई जाती हैं ऊंट की ही, जो कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाले जो, ठीक है? और एशियाई विशालकाय जो कछुआ है उसको देखेंगे। साओला जो है एक प्रजाति है उसको देखेंगे। यूरेशियन जो ऊदबिलाव है उसको समझेंगे, ठीक है? और बोनोबो है, पल्लास कैट है, इनके बारे में जानेंगे। पक्षी की प्रजाति को देखेंगे, तो जैसे मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गिद्ध है। गिद्ध के बारे में तो आपको पता है, यूपीएससी कई बार प्रश्न पहले भी पूछ चुका है ना? आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उत्तरी गोशाख है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ठीक है? जलीय प्रजातियों को देखेंगे, जिसमें भारत में जो नदी डॉल्फिन है, ठीक है? तो सिंधु नदी डॉल्फिन है, डुगोंग है, गंगा नदी डॉल्फिन है, और क्लाउन फिश है, और फॉल्स किलर व्हेल है, ठीक है? भारतीय क्विड स्क्विड है, स्टार फिश है, जेली फिश है, क्रिल है। आप जाकर के देखिएगा, बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तो आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। हर साल मैं कहता हूँ, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये सेगमेंट हमारे लिए काफी जरूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत, आप देखिएगा पीवाईक्यू जाकर के आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है? और ये जेलीफिश, स्टारफिश, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है? डॉल्फिन, ये
बहुत पूछा जाता है। तो ये जो सेगमेंट है आपके लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके जो करंट अफेयर वाले पोर्शन है, ठीक है, ये जो करंट वाले पोर्शन है, इसको हम बहुत तेजी से क्या करें, फिनिश कर दें। क्योंकि आपको पता है समय कम है ना? और समय कम है तो इसका मतलब हमें जो तैयारी है हमारी, उसको क्या करना होगा, तेज करना होगा, इसकी रफ्तार को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप स्वतः पीछे रह जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें अपनी तैयारी में पूरी जान झोंक देनी है, क्योंकि यही समय है आपके पास, केवल 50 डेज का जो मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल पढ़ना है आपको। ठीक है, चीजों को पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, बस यही काम है आपके पास। तो करंट अफेयर को हम लोग कवर करके चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक आपका पॉलिटी है, ठीक है, एक आपका इन्वायरमेंट है, और तीसरा आपका इकोनॉमी है। ठीक है, ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जहां से लगभग लगभग 40 से 45% का जो एरिया है ना, वो कवर करते हैं ये। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यूपीएससी में, वो 40 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक इन्हीं तीन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये काफी जरूरी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ से इन सब्जेक्ट को क्विक रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ा दूं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक-एक सब्जेक्ट का मैराथन के रूप में एक-एक, दो-दो क्लास हम करते हुए चले जाएँ, जिससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं हमको, वो बढ़ जाए हमारे। तो अगर हम 20 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी मैं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन बढ़ा पाया, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आप 20 से 25 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, 30 क्वेश्चन प्लस ही कर ले जाएंगे। उसके बाद अगर आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके अगर और ऐड हो जाते हैं, तो ये सोने पे सुहागा होगा आपके प्रीलिम के लिए। आपके जो बाउंड्री है, जो हर बार आपको रोक लेती है, वो नहीं रोक पाएगी, और आप मींस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तब आपको प्रतिभा दिखाने का मौका तो मिलेगा। कम से कम वहां आप एक सीढ़ी पार करके आपको प्रतिभा दिखाने के लिए एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, एक जो है गोल्डन चांस होगा, है ना? तो ये चीजें सारी रहेंगी। अब इतनी ही चीजों को रोकते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ सरीसृप या जो कीट उभयचर या बचे हुए हैं, जैसे भारत में मगरमच्छ है, दलदली मगरमच्छ होते हैं, खारे जल के मगरमच्छ, घड़ियाल हैं, और उसके बाद रेड क्राउन रुग्ड कछुआ है, ओलिव रिडले हैं, ठीक है, एशियाई जॉइंट सॉफ्ट सेल कछुआ है। तो इनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे पीटी 365 में पहले ही नोट दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, है ना, के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्ट में सूचीबद्ध सभी प्रजातियों को अब अधिनियम की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो साइट्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम नहीं समझ में आ रहा होगा, वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम है क्या, इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा। अब साइट्स में जो भी सूची डाली गई है, यानी कि साइट्स की जो भी सूची है, इस सूची में जो भी प्रजाति डाली गई है, उस प्रजाति को क्या किया गया है कि सूची 4 में डाल दिया गया है। किसके? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के डाल दिया गया है। ठीक है, अब अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पता है तो चीजें आपके लिए कठिनाई वाली हो जाएंगी। तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। अगर आपको ये चीजें पहले से पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाइएगा। अगर नहीं पता है, अगर आप सुनना भी चाहते हैं, तब भी आपके लिए काफी जो है सहायक होगा ये स्टोरी। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि अब 1950 या उससे पहले भी आप देख सकते हैं, 1950 से 60 का जो दशक था, ये दशक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांतियां बड़े बड़े लेवल पे थी, यानी चरम अवस्था में आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि जब कोई उद्योग लगता है, यानी कोई फैक्ट्री लगती है, तो इस फैक्ट्री के लिए क्या होगा, मशीनीकरण होगा। इसका मतलब ये है कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा को आवश्यकता के लिए क्या होगा कि पेट्रोल है, डीजल है, इत्यादि जैसे तेल, क्रूड ऑयल जैसी चीजें की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब वहां पे इसका दहन होगा, और इस वजह से
जो आपकी वायु है, इस वायु में प्रदूषण फैलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो यूज़ है यानी कीटनाशक बन रहे हैं, अब जैसे मान के चलिए कि कच्चे माल के लिए आपके जो फर्टिलाइज़र हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग होने लगा, यानी कृषि की जा रही है। उस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या होगा कि जो है उर्वरक प्रयोग होंगे और उन उर्वरकों की वजह से क्या होगा, मृदा क्या होगा, मृदा में जो है प्रदूषण फैलेगा। उसके साथ जब आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इन कीटनाशकों की वजह से क्या होगा, जो फैक्ट्री में कीटनाशक बनेंगे, फैक्ट्री में ही ये उर्वरक बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जल की प्रदूषण की समस्या भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि पर्यावरण को हानि होने लगी, क्षति पहुंचने लगी और इस पर्यावरण क्षति को दूर करने के लिए अब कब एक अकेला के कोई एक व्यक्ति तो काम कर नहीं सकता, है ना? तो क्या होगा, देश सामने आएगा और देश अकेले देश काम नहीं कर सकता क्योंकि पर्यावरण समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि सब देश मिल करके आए और एक साथ इसके सहयोग के लिए कदम उठाएं, यानी पर्यावरण को संरक्षण दें, सुरक्षा दें। अब इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले आप देखें तो धीरे-धीरे करके बैठकें होने लगी और बैठकों में एक बैठक का नाम आता है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, है ना? या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोल देते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा। स्टॉकहोम, आप इसको कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? जो आपकी 1972 में हुई। अब 1972 में इस स्टॉकहोम कन्वेंशन ने ये एक ऐसा मतलब वो था कि कहा गया, इसकी जो थीम थी, मुझे थीम याद आ रही है जहां तक, तो इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, ठीक है? ओनली वन अर्थ, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भैया देखो, सब मिल करके काम करो क्योंकि पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है, ठीक है? अब जब ये सारी चीजें होने लगी तो बैठक की गई, सारी चीजें की गई और ये चीजें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा। तो आपको पता होगा कि देखिए 1972 में कुछ एक्ट आएंगे, कुछ लोग अब अपने देश वाइज देश के हिसाब से चीजें करने शुरू करेंगे। तो जैसे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको पता होगा 1972 में ये आया, ठीक है? और ये भारत का प्रमुख वन्य जीव संरक्षण एक्ट माना गया ये, यानी कि यहाँ से जीवों को भी संरक्षण दिया जाने लगा। यानी जो डब्ल्यूपीए है, ये आपका वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये, ठीक है? अब चूंकि जो पर्यावरण था, इसमें जो पर्यावरण था, ये जो प्रभावित हो रहा था, ये केवल मानव थोड़ी प्रभावित होगा इसमें, इसमें सारे जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। अब देखिए, जंगल काटे जाने लगेंगे क्योंकि रेल बिछाना था। अब रेल बिछाने के लिए पटरी बिछानी थी, है ना? तो जो पटरी है, इस पटरी को आप देखेंगे कि पहले लकड़ी का प्रयोग होता था, ठीक है? अब चूंकि लकड़ी काटी जाने लगी, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, ईंधन के लिए भी क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी का दहन होगा तो जंगल काटे जाने लगेंगे, तो भी क्या होगा, जीव जंतुओं को नुकसान होने लगेगा, उनके जो पर्यावास है वो बिगड़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से इन सारे संरक्षण को प्रदान किया जाने की इन संरक्षणों को दिया जाने का कोशिश किया गया, ठीक है? अब जब 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की स्थापना कर दी गई। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जरूरी है ये आपके लिए। तो आपने सुना होगा यूएनईपी, ठीक है? मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अ, मुझे पता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? बस मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, इसमें बताना स्टार्ट कर दूंगा, तब आपके लिए बहुत क्रूशियल दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ साइट्स का नाम लूंगा, डब्ल्यूपीए का नाम लूंगा, आईयूसीएन स्टेटस का नाम लूंगा, तब आपको लगेगा कि चल क्या रहा है। बस इसलिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो यूएनईपी का क्या किया गया, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कर दी गई। अब ये सारी चीजें करने के बाद क्या हुआ कि 20 वर्षों के बाद
देखिए, कोई भी अपने देश की प्रगति को रोकना तो नहीं चाहेगा। सब लोग आए, बैठे, सुने और चले गए। अब 1-2 कानून भी लागू कर दिए, चला दिया गया, जिससे कि लगे दुनिया को कि हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में तो जितना ज़रूरी था ना, उतना तो हम कर ही नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि एक 20 वर्षों बाद फिर एक बैठक हुई, वही स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत, जिसको हम, चूँकि यहाँ पे क्या था कि सारे पूरे विश्व के लोग इसमें शामिल हुए थे, यानी विश्व के जितने भी देश हैं लगभग यहाँ पे शामिल हुए थे, इसलिए इसको अर्थ समिट भी बोल देते हैं। ठीक है? इसको अर्थ समिट भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये है, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। ठीक है? अब इस पृथ्वी सम्मेलन में, जो कि 1992 में हुआ है, याद रखिएगा, 20 साल बाद इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है? अब इस कन्वेंशन में, अर्थ समिट में क्या हुआ कि ये सोचा गया कि किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिन पे हमें अभी तुरंत नियंत्रण पाना है। तो सबसे पहले कहा गया कि देखिए, जलवायु, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो वैश्विक तापन बढ़ रहा है, इस वैश्विक तापन की वजह से क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो जीवों को, जंतुओं को, पौधों को जो नुकसान हो रहा है, जिससे वैश्विक तापन बढ़ रहा है, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कहा गया कि ठीक है, हम क्लाइमेट चेंज पे एक जो है एक नया कन्वेंशन यहाँ से निकाल दिया, जिसको बोलते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है? अब उसके बाद कहा गया कि और कौन सी समस्या है। तो दूसरा कहा गया कि भैया जैव विविधता भी तो एक बड़ी समस्या है। तो कहा गया कि ठीक है, तो उसके लिए भी हमने यूएन सीबीडी, सॉरी सीबीडी, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है? यानी कि जैव विविधता संरक्षण भी हमने लागू किया। उसके बाद जो तीसरा कन्वेंशन यहाँ से निकल के आया, वो था यूएन सीसीडी। इसका मतलब ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण भी तो एक बड़ी समस्या बन के उभर रही थी। जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर जैसी चीजों का प्रयोग हो रहा है, मृदा की उर्वरता धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये 3 कन्वेंशन निकल के सामने आते हैं। इसी जो रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई, जो जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसमें से ये तीनों कॉन्फ्रेंस निकल के आई। और इन्हीं की जो हर साल बैठक होती है, यानी कि जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, चूंकि ये बड़ी समस्या है, तो इस पे हर साल कॉप की बैठक होती है, यानी कि सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठते हैं। तो इसलिए हर साल सीओपी होता है इसका, और इन दोनों का हर 2 साल के अंतराल पे किया जाता है। तो इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कॉप कहीं 29 चल रहा है, कहीं 30 चल रहा है, कहीं पे 15-16 चल रहा है, 17-18-19 चल रहा है। तो इस प्रकार से आपको समस्या होती होगी कि ये चल क्या रहा है। तो आज से आपको ये दिक्कत नहीं महसूस होगी। ठीक है? तो ये था। अब चूंकि ये जो इसमें हमने साइट्स की बात की है, तो मैं थोड़ा सा साइट्स के बारे में भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जो साइट्स है आपका, ठीक है, अब इसके बारे में समझें तो ये वन्य जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करता है। जो वन्य जीव हैं आपके, इनके व्यापार को नियंत्रण करता है ये, यानी ट्रेड को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है? अब इसकी जो स्थापना है, बता दे रहा हूं आपकी याददाश्त के लिए। ठीक है? इसकी जो स्थापना है वो 1973 में की गई। देखिए चीजें सारी वही हैं। ठीक है? इसका मुख्यालय आप देखना चाहें तो जेनेवा है। ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो आप याद रखेंगे 1975 में बना। इसका भारत सदस्य देश है। ठीक है? और ये क्या करता है कि एक सूची, है ना,
ये क्या करता है कि परसिस्ट जारी करता है, यानी कि सूची जारी करता है, यानी कि अपेंडिक्स जारी करता है, जो कि ये 3 सूचियां जारी करता है। कौन कौन सी? पहली सूची में है कि जो अत्यधिक संकट है, अत्यधिक संकट में जो प्रजातियां हैं उनके ट्रेड पर क्या करता है, ये प्रतिबंध लगाता है, लगभग ये प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है। दूसरी सूची में जो लिस्टेड होती है वहां पे बाजार को नियंत्रित किया जाता है, इसकी देख रेख में होगा, नियंत्रण रखा जाएगा कि इतने से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो तीसरी सूची है, वो तीसरी सूची क्या है कि किसी देश द्वारा संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। यानी इस सूची में जो भी जो वन्य जीव डाले जाएंगे, इनकी जो सूची बनाई जाएगी, वो किसी देश, जो तीसरी सूची है वो किसी देश द्वारा संरक्षित या अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसके लिए जरूरी होगा। ठीक है। सहयोग अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, जरूरी होगा। अब उसके बाद जो अपना WPA है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, ये भी सूची जारी करता है। ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। ये जो है भारत का एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कानून है। ठीक है। यहाँ इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपको बताया कि सारे वन्य जीव से संबंधित हम चीजें करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बार बार परेशान करने वाली चीजें होंगी, तो इसलिए आपको पहले मैं ये चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर आपको याद रखना है तो एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि इसी के तहत एक मुहिम चलाई गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, याद होगा आपको, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का कानून चलाया गया, एक पहल चलाई गई। ठीक है। जो आज तक चल रही है, आपको पता होगा, इससे हम टाइगर को संरक्षण दे रहे हैं। और वहीं अगर आगे देखेंगे तो 2006 में एक संशोधन, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका मतलब ये NTCA का गठन किया गया। ठीक है। बस ये आपको याद रखने के लिए कि मान लीजिए ऑप्शन में रख दिया गया तो आप गलत ना कर दें, इसलिए ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो सूची है WPA की, ये 6 सूची जारी करता है लगभग, और उन 6 सूची में अगर आप देखें तो पहली और दूसरी जो सूची है, ये सबसे अधिक सुरक्षा प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी इसमें कड़ी सुरक्षा की बात कही गई है, भयंकर सजा है इसमें। ठीक है। जुर्माना भी है, सजा भी है इसमें। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, ठीक है, ये आप इसको प्रोटेक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। दूसरी जो सूची है, दूसरी और तीसरी भी आप कह सकते हैं, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। ठीक है। इसमें थोड़ी कम सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक। वहीं जो पांचवी है, वो हानिकारक जानवर इसमें शामिल रखे गए हैं। ठीक है। और जो छठवीं सूची है, इसमें जो पौधे हैं उनको संरक्षण दिया गया है। किसको? पौधों को। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये सूची है WPA की, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो जरूरी रह जाता है, जो कि मैं आपसे बताया था कि IUCN है ना, तो इस IUCN के बारे में अगर आप समझें, तो ये जो IUCN है, ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक संगठन है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। IUCN, तो ये जो IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मतलब ये है, हिंदी में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण के लिए एक वैश्विक संगठन है ये। ठीक है। अब इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1948 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड में। ठीक है। और ये क्या करता है कि ये रेड लिस्ट जारी करता है, यानी लाल सूची, ये क्या करता है, जारी करता है। और ये जो रेड लिस्ट जारी करता है, इसमें स्पीशीज को बांटा गया है, यानी कि जो जो प्रजातियां हैं,
ठीक है, ये जो प्रजातियां हैं इनको रखा गया है। अब कौन कौन सी सूची ये करता है, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इसकी सूची में तो आपको लिखा मिलेगा EX, इसका मतलब होता है एग्जिटिंग, ठीक है, एग्जिटिंग्स, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसका मतलब ये है EW, ठीक है। और ये जो EX का यहाँ पे जो है एक्टिंग का मतलब जो होता है वो है विलुप्त होना। क्या है? विलुप्त होना, यानी जो प्रजाति क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। अब पृथ्वी पर वो बिल्कुल भी जीवित नहीं है, उसको EX के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। EW का मतलब ये होता है कि जंगल में विलुप्त हो गई है। कहाँ पे? जंगल में विलुप्त हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी वो कहीं जैसे जू वगैरह है वहां पे क्या है, ये अभी इसके शेष अवशेष बचे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से वहां से विलुप्त नहीं है, केवल जंगल से क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। जहां इनको संरक्षण में रखा गया है वहां अभी ये मौजूद है, ठीक है। तीसरा आपने देखा होगा, इसका मतलब है CR का मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत क्या है, संकटग्रस्त है। हिंदी में लिखेंगे अत्यंत अत्यंत संकटग्रस्त, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा खतरे में है और जल्द ही क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो ये लिखते चलिएगा क्योंकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये बार बार चीजें आएंगी आपके सामने, ठीक है। नंबर 4 समझे सूची में, तो आपने देखा होगा यहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ EN, इसका मतलब यह है कि इंडेंजर्ड, इसका मतलब संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त है इसका मतलब विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 में आप देखेंगे तो VU लिखा होगा, ठीक है। उसका मतलब यह है वल्नरेबल, इसका मतलब असुरक्षित, ठीक है। असुरक्षित इसका मतलब ये है कि भविष्य में खतरा आ सकता है, भविष्य में खतरा आ सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें छठवां, तो आपको मिलेगा एंटी लिखा हुआ, एंटी, इसका मतलब यह है नियर थ्रेटेंड, इसका मतलब है निकट संकट, ठीक है। अभी सुरक्षित है लेकिन जल्द खतरे में आ सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा लीस्ट कंसर्न, LC, लीस्ट कंसर्न, न्यूनतम चिंता, ठीक है। न्यूनतम चिंता की बात है, मतलब फिलहाल सुरक्षित है। उसके बाद कुछ DD करके मिलेगा, यानी डाटा डिफिशियंट है, यानी कि डेटा अपर्याप्त है, डेटा क्या है, अपर्याप्त है, ओके। चलिए लास्ट इसमें सूची है नॉट इवेल्युएटेड, इसका मतलब मूल्यांकन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये IUCN की लिस्ट है। अब आपको आई होप चीजें थोड़ी सी समझ में आए कि जब मैं बोलूंगा कि IUCN का स्टेटस EN है यानी इंडेंजर्ड है, तो आपको चीजें पता हो जाएंगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा इस क्लास को यहाँ तक, फिर आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब ना देरी करते हुए मैं आपको इस टॉपिक में आगे लेकर के चलते हैं, यानी अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब तक की बकवास को अगर आप चाहें, अगर आपने पढ़ा है तो ये स्किप करके आगे निकल जाइएगा। चलिए तो अब हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है हमारा स्थलीय प्रजातियां। और स्थलीय प्रजातियों में जो पहला टॉपिक है वो है रॉयल बंगाल टाइगर यानी पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। चलिए अब यहाँ दिया है पर्यावास, तो जो बाघ पर्यावास वाले देश हैं, यानी कि जो बाघ जहाँ पाए जाते हैं
वो देश कौन-कौन से हैं? तो ये बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, यहाँ पे ये बाघ पाए जाते हैं। कौन से? रॉयल बंगाल टाइगर। और भारत में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं ये? तो भारत में देखेंगे तो जो शिवालिक गंगा के मैदान है, यानी जो शिवालिक वाला मैदान है, ठीक है, और गंगा का जो मैदान शिवालिक से लेकर गंगा जो पूरा मैदान है जो, वहां पे मध्य भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ग्रस्त मैदान है और जो सुंदरवन डेल्टा है, वहां पे ये पाए जाते हैं भारत में प्रमुख रूप से। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ये डेटा है आपके लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है? कर्नाटक में। और उत्तराखंड का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक है, यानी पहले नंबर पे एमपी, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे पे उत्तराखंड है आपका। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखें इसकी, तो भारत की मुख्य फ्लैगशिप प्रजाति है ये, यानी यह छत्र अम्ब्रेला प्रजाति है। अब आप कहेंगे कि ये फ्लैगशिप और छत्र जो है अम्ब्रेला प्रजाति होती क्या है? तो बच्चों अब टाइम तो लगेगा लेकिन आपको लिए जरूरी है। तो जो फ्लैगशिप की बात है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रजाति जिसे जनता का ध्यान रखना है, जनता का ध्यान आकर्षित करने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना जाता हो। ठीक है, मतलब ये है कि इसका जो उद्देश्य अगर आप देखना चाहें, इसके मतलब समझने चाहें, तो जैसे लोगों में भावनात्मक जुड़ाव बनाना, फंडिंग और सपोर्ट बढ़ाना, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र या वन्य जीव के जो संरक्षण का उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब होता है कि ये फ्लैगशिप प्रजाति है। ठीक है, अब जो है अम्ब्रेला यानी छत्र प्रजाति या अम्ब्रेला प्रजाति भी इसको देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है, अम्ब्रेला का मतलब ये होता है प्रजाति का, कि ऐसी प्रजाति जिसका संरक्षण करने से उसके जो हैबिटेट हैं यानी कि जो क्षेत्र हैं में रहने वाली कई अन्य प्रजाति भी क्या हो, सुरक्षित हो जाएं। यानी एक प्रजाति को सुरक्षित कर दिया जाए तो उसके जो हैबिटेट हैं वहां पे जो अन्य प्रजातियां वो स्वतः क्या हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, संरक्षित हो जाएं। ठीक है, तो इन प्रजातियों को क्या बोला जाता है? मैंने आपको फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति दोनों को ही मतलब यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने है ये उदाहरण। ठीक है, एलिफेंट आप देख सकते हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, जो है फ्लैगशिप और अम्ब्रेला जो है टाइप की प्रजाति मानी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एकांत प्रिय होते हैं, जैसे अधिकांशतः निशाचर और अपने इलाके पर अधिकार को लेकर सजग एक जानवर है ये। ठीक है, और एक नए बाघ के इलाके में 2 से 7 मादाएं हो सकती हैं, यानी कि जो नया एक कोई बाघ है उसके बाघ के उसमें एरिया में 2 से 7 मादाएं हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी किसी भी तरीके से पॉइंट बना करके रख देता है ना। अब संरक्षण के प्रयास देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण, बाघ इन सिटू संरक्षण, जो बाघ का राष्ट्रीय पशु यानी एम स्ट्रिप्स, बाघों की निगरानी के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली और वैश्विक बाघ पहल 2008 स्टार्ट की गई थी। वहीं विश्व बैंक की पहल ग्लोबल टाइगर फोरम, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, और वहीं देखें तो बाघ के लिए संरक्षण सुनिश्चित मानक टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव विश्व वन्य जीव कोष की पहल है ये, यानी कि ये अलग अलग जो है पहल स्टार्ट की गई हैं अलग अलग फर्म और संस्था के द्वारा। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं टाइगर की, तो ये आईयूसीएन स्टेटस अगर इसका देखें तो ये इंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है। ठीक है, यानी विलुप्त होने का अधिक खतरा है इसको। ठीक है, अगर डब्ल्यूपीए की शेड्यूल में देखें तो ये सूची 1 में शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये काफी संरक्षण इसको दिया गया है भैया, इसको क्षति पहुंचाने वाले को जो है दंड हो सकता है, यानी सजा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। ठीक है, साइट्स के भी परसिस्ट 1 में शामिल है ये। ठीक है, चलिए
अब आप आई होप आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, ये जो कहानी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाई थी, ये इसीलिए सुनाई थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा हिम तेंदुआ। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे। हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लोपर्ड, लियोपर्ड को अगर समझें तो इसका संदर्भ देखें। यह एक अध्ययन के अनुसार लद्दाख में लगभग 477 हिम तेंदुए हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, पॉइंट आउट करते चलिएगा। इसके पर्यावास को देखें तो दक्षिण और मध्य एशिया के पर्वतीय उच्च हिमालय क्षेत्र, दक्षिण और मध्य एशिया के पर्वतीय और उच्च हिमालय क्षेत्र में ये रहते हैं। भारत में प्राप्ति क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि ये पहाड़ी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अब वैश्विक स्तर पर उच्च घनत्व वाले जो क्षेत्र देखें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुए का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखें तो एकांत प्रिय जानवर है, ये भी अकेले में रहना पसंद करता है और अन्य बड़ी बिडाल प्रजातियों की तरह दहाड़ नहीं सकते हैं ये हिम तेंदुआ दहाड़ते नहीं है। ठीक है, संरक्षण के प्रयास देखें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो भारत ने द्वारा चलाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भी चलाया जा रहा है, वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम ये भी चलाया जा रहा है, विश्व के घोषणा पत्र 2017 ये भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, समरकंद संकल्प 2024 और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु जो बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये भी एक संरक्षण का प्रयास है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कैट रेट जो है यानी कैमरा ट्रैप डेटा भंडारण और विश्लेषण उपकरण जो हिमालयी हिम तेंदुए की पहचान और निगरानी के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, अब हिम तेंदुआ की अगर स्थिति को देखें तो WPA की जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 1 में शामिल है। ठीक है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है और IUCN का जो है ये किसमें है बताया था आपको। VU क्या मतलब था इसका? वर्ल्ड लेवल है ये, यानी कि असुरक्षित है, संवेदनशील है, अभी भविष्य में खतरे की जो है आ सकता है इसके ऊपर खतरा। ठीक है, अब यहाँ CMS भी दिया हुआ है तो इसके परिशिष्ट 1 में शामिल है ये। ठीक है, अगली प्रजाति है ग्रेटर एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, संदर्भ समझे तो असम राज्य वन विभाग ने गेंडे के सींगों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू की है और इस डेटा को राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम नामक भारत की DNA डेटा लाइब्रेरी में शामिल किया जा रहा है इसको। ठीक है, पर्यावास देखें तो असम में सबसे बड़ी जो है इसकी आबादी है, यानी सर्वाधिक संख्या इसकी असम में देखी जा सकती है। इनमें से 90% से अधिक संख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आप देख सकते हैं, यानी कि असम के भी जो एक सिंगी जो गैंडा है वो असम में भी आप देखेंगे 90% से ज्यादा काजीरंगा उद्यान में आपको पाएंगे ये। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखें तो गैंडे की 5 प्रजातियों में से एक अफ्रीकी प्रजातियां जो सफेद गेंडा, काला गेंडा और एशियाई प्रजातियां सुमात्रा गेंडा, जावा गेंडा और ग्रेटर एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, इसकी स्थिति वनरेबल है, बता दिया गया है, ये प्रजातियां हैं इसकी। उसके बाद देखेंगे तो भारतीय गेंडा सभी एशियाई गेंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और आमतौर पर एकांत प्रिय होते हैं ये, नर अपने सुरक्षित इलाके में रहते हैं। ठीक, और जो संरक्षण के प्रयास हैं वो भारतीय गैंडे के लिए राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण अधिनियम रणनीति 2019, एशियाई गैंडे पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 और इंडियन राइनो विजन 2020 इत्यादि चलाए जा रहे हैं। WPA की सूची में देखें तो 1 में शामिल है ये, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और वहीं IUCN का स्टेटस वनरेबल है। ठीक है, आगे है नीलगिरी तहर। संदर्भ समझें तो कोयम्बटूर वन संभाग में नीलगिरी तहर के पारंपरिक पर्यावास में इनकी संख्या बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि नीलगिरी तहर के पारंपरिक पर्यावास में इनकी संख्या क्या है, बढ़ रही है। पर्यावास देखें तो खुला पर्वतीय घास का मैदान इनका पर्यावास देखा जाता है। पश्चिमी घाट की स्थानिक जो देशज एंडेमिक प्रजाति है ये बेहद महत्वपूर्ण है लाइन आपके लिए। ठीक है, एंडेमिक प्रजाति है। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में, सर्वाधिक संख्या जो है यहाँ पे। ठीक है,
अब प्रमुख विशेषता देखें तो दक्षिण भारत का एकमात्र पर्वतीय खुरदार प्राणी है ये, ठीक है। दक्षिण भारत की बात हो रही है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। स्थानीय नाम वरयाडू है, इसका नाम क्या है, वरयाडू। प्राचीन तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम और जीवक चिंतमानी में इसके वर्णन मिलते हैं, यानी कि वरयाडू के वर्णन मिल रहे हैं पुराने जो है तमिल ग्रंथ में, ठीक है। संरक्षण के प्रयास देखें तो तमिलनाडु का प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु और प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को, याद रखेंगे, 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है और आईयूसीएन इंडेंजर्ड जो है इंडेंजर्ड सूची में शामिल है, यानी कि जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड में शामिल है। इसका मतलब यह है कि संकटग्रस्त है, विलुप्त होने का अधिक खतरा बना हुआ है, ठीक है। और अब तक जो प्रजाति मैंने पढ़ाई वो सब प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीजों को। अब है एशियाई शेर, ठीक है। संदर्भ समझें तो आईयूसीएन ने पहला हरित स्थित मूल्यांकन एशियाई शेर यानी पैंथेरा लियो जारी किया है। इसमें शेर को लार्जली डेप्लेटेड श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। एक श्रेणी बनाई गई है, उसमें जो लार्जली डेप्लेटेड एक श्रेणी है उसमें इसको रखा गया है। पर्यावास मुख्य तौर पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो पर्यावास है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और एशियाई शेर की विशेषताएं क्या है, तो अयाल कम घना और अपेक्षाकृत छोटा है होता है, यानी कम घना और जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे कान लगभग हमेशा दिखाई देते हैं, ठीक है। पेट के नीचे लंबवत त्वचा की तह पाई जाती है, आकार में अफ्रीका शेर से थोड़ा छोटा होता है, कोई निश्चित प्रजनन ऋतु नहीं होती है, यानी कभी भी ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई जो है इनके लिए स्पेशल ऋतु का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए अफ्रीकी शेरों का जो अयाल है अधिक घना, ये अयाल मतलब जो बाहरी जो शेर का जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अधिक घना और भरा हुआ होता है, जो अक्सर कानों और गर्दन को ढक लेता है, ठीक है। आमतौर पर पेट की त्वचा की तरह नहीं पाई जाती, ठीक है। ये एशियाई शेर की विशेषता थी, ठीक है। चलिए सॉरी, ये अफ्रीकी शेर की इससे पहले जो हमने बताई थी एशियाई शेर की, अब जो है दूसरी हमने बताई अफ्रीकी शेरों की, ठीक है। अब संरक्षण के प्रयास देखें तो प्रोजेक्ट लायन 2020 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। वहीं ग्रेटर गिर कंसेप्ट जो शेर के पर्यावास को केवल गिरी क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए गिरनार, पानिया, मितियाला ये वहां के क्षेत्र हैं, आज क्षेत्रों तक विस्तार किया करना है इसका, ठीक है। एशियाई शेरों की संख्या 1990 की 284 से बढ़कर 2025 में जो है 891 हो गई। यह लगभग 70% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि भारत की सफल संरक्षण रणनीति को दर्शाती है, ठीक है। अब ये जो है डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है, ठीक है। वहीं साइट्स की परसिस्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का जो स्टेटस है एशियाई शेर का वो है वनरेबल, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को समझें तो इसके संदर्भ में देखिए, हाथियों की समकालिक अखिल भारतीय समष्टि अनुमान, ठीक है, से 2021-25 जो भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना है। यह गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत की गई है, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसके जो पर्यावास हैं वो शुष्क से आर्द्रवन तथा झाड़ीदार या भूमि घास भूमि जो कुल 13 देशों में है, ठीक है। आप प्रमुख विशेषता देखें तो एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है ये, ठीक है। और 3 उप प्रजातियां भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। अत्यंत बुद्धिमान, मजबूत पारिवारिक बंधन और उन्नत संवाद क्षमता होती है इनके पास, ठीक है। जटिल सामाजिक संरचना जिसमें समूह का नेतृत्व सबसे अनुभवी मादा करती है, ये पूछा जा चुका है आपके यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। आयु लगभग 60 से 70 वर्ष, ठीक। गर्भकाल स्तनपाइयों में सबसे लंबा यानी 22 महीने का गर्भकाल होता है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। संरक्षण के प्रयास प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ, ठीक है। देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाले 14 राज्यों में 23 हाथी अभ्यारण्य स्थापित हैं, सॉरी 33 हाथी
अभ्यारण्य स्थापित हैं। ये WPA की जो सूची है शेड्यूल 1 में शामिल है, साइट्स की परसिस्ट 1 में शामिल है, और इंडेंजर्ड जो IUCN का स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलिए अब है चीता। चीता के बारे में देखें तो एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता दोनों को समझेंगे। तो संदर्भ देखें तो भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों के भारत में स्थानांतरण की औपचारिक घोषणा की थी, बताया आपको। ठीक है, पर्यावास देखें तो एशिया चीता केवल ईरानी के पूर्वी शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है ये, और भारत में इसे 1992 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1992 में। ठीक है, अफ्रीकी चीता देखें, अफ्रीकी चीता देखें तो घास भूमि, झाड़ीदार क्षेत्र और खुले वन में, विशेष करके बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। नामीबिया में चीतों की सबसे बड़ी जो है संख्या पाई जाती है। प्रमुख विशेषता अगर देखें तो विश्व का सबसे तेज धावक स्थल जो है स्तनपाई है ये, सबसे तेज धावक। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला, भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जो 1952 में जो है भारत से विलुप्त हो गया था। ठीक है, अन्य बड़ी बिड़ाल प्रजातियां देखें तो शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर के विपरीत जो है चीता दहाड़ते नहीं है, चीते जो है दहाड़ते नहीं है। अफ्रीकन सॉरी एशिया जो चीता है, एशियाई जो चीता है एशियाटिक, वो उनकी अगर सूची की बात करें तो WBA सूची 1 में शामिल है ये, और साइट्स के परसिस्ट 1 में शामिल, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, यानी कि अत्यंत संकटग्रस्त है ये। ठीक, उसके बाद देखें जो अफ्रीकन चीता है तो ये साइट्स के सूची 1 में शामिल है, परसिस्ट 1 में, और IUCN का स्टेटस इनका वनरेबल है। ठीक है, चलिए स्थूल भालू, स्लोथ भालू, सॉरी स्लोथ भालू देखें तो इसके संदर्भ में समझे तो स्लोथ भालू को केंद्रीय प्रायोजित योजना एकीकृत वन्य जीव विकास के अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम में इसको शामिल करने की बात कही गई है। पर्यावास समझे तो वन और घास भूमि भारत, नेपाल और श्रीलंका मूल प्रजाति है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो नाम का जो कारण है वो लंबे नुकीले पंजे हैं और असामान्य दांत जो स्लॉथ यानी आलसी जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्लॉथ भालू बोला जाता है, आलसी भालू बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख आहार दीमक और चींटियां हैं। अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निष्क्रियता में नहीं जाते हैं, यानी कि ये ठंडे उसमें नहीं चले जाते हैं कि लंबे समय तक ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके साथ। ठीक है, एकाकीय प्राय निशाचर फुर्तीला भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक वन्य जीवों में से ये एक है। एकाकी है, एकांत में रहना पसंद करता है, निशाचर भी है, फुर्तीला भी है। ठीक है, लेकिन इसके दांत देख करके ऐसा लगता है कि ये काफी आलसी है। ठीक, खतरे देखें तो पर्यावरण नष्ट होना इनका खतरा, मानव वन्यजीव संघर्ष, विश्व में केवल 20,000 से कम संख्या इनकी रह गई है। संरक्षण के प्रयास देखें तो प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025 की अगर बात की जाए तो दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक में है जो, और एशिया का पहला विशिष्ट स्लॉथ भालू अभ्यारण्य ये बनाया गया है। ठीक है, WPA की सूची 1 में शामिल है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है, और IUCN का जो स्टेटस है वो है वनरेबल। ठीक है, अब है ढोल, एशियाई जंगली कुत्ता है ये। ठीक है, इसके संदर्भ को समझे तो ढोल प्रजाति की असम के काजीरंगा कार्बी आंगलोंग भूमि क्षेत्र में पुनः वापसी हुई है। इसे इस क्षेत्र में कभी विलुप्त माना जा रहा था, ये पहले विलुप्त माना जा रहा था, अब दोबारा वापसी इसकी देखी गई है। ठीक है, पर्यावास समझे तो भारत, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट यानी असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखें तो मांसाहारी प्रजाति है ये, आकार में छोटे भेड़िए या पालतू कुत्ते के समान, सामान्यतः सुबह, तड़के या शाम के समय शिकार करते हैं ये। ठीक है, इनकी WPA सूची 1 में शामिल है ये, और ये साइट के परिशिष्ट 2 में शामिल है, और IUCN का स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलिए आगे है अल्पाइन कस्तूरी मृग। अल्पाइन कस्तूरी मृग देख लेते हैं। संदर्भ समझे तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में संरक्षण में प्रजनन के दौरान अल्पाइन कस्तूरी मृग की पहचान में गड़बड़ी उजागर हुई। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब देखते चलिएगा आप लोग चित्र भी, जिससे याद रहेंगे। इसे त्रुटि से हिमालय कस्तूरी मृग के रूप में पहचान कर ली गई। ठीक, अब पर्यावास समझे तो समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र, अल्पाइन घास भूमि, झाड़ीदार क्षेत्र, बर्च बर्च प्लूपाइन और फिर से वन। ठीक है,
इनके पर्यावास हैं भारत, नेपाल, भूटान, चीन। मूल जो है नेटिव प्रजाति है यहाँ की ये, भारत, नेपाल, भूटान, चीन की ये नेटिव प्रजाति है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो एकाकी और शर्मिला शाकाहारी ये मृग है, ठीक है। विशिष्ट दांत होते हैं इनके, सींग नहीं होते इनके, और पित्ताशय का अभाव होता है, इनमें पित्त का जो है पित्ताशय नहीं पाया जाता। मुख्य खतरे देखें तो शिकार सबके लिए ही है खतरा, विशेषकर कस्तूरी ग्रंथि के लिए इसका उपयोग इत्र और पारंपरिक औषधियों में किया जाता है, ठीक है। ये इनके लिए खतरा है। डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है ना। परिशिष्ट जो सॉरी साइट का जो परिशिष्ट 1 है उसमें शामिल है। आईयूसीएन का स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, ठीक। भारतीय ग्रे वुल्फ को देखें तो भारतीय ग्रे वुल्फ या कैनिस ल्यूपस पैलिप्स, इसको समझ लेते हैं क्या है। चलिए संदर्भ समझे तो महाराष्ट्र के कदमनबाड़ी घास के मैदान में इंडियन ग्रे वुल्फ को कुत्तों के हमलों से अधिक खतरा होता है, ठीक है। और पर्यावास समझे तो राजस्थान, गुजरात समेत जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे ये पाए जाते हैं ग्रे वुल्फ, ठीक। और भेड़िए एक तरह से, और मुख्यतः विशेषताएं ये ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति छोटे झुंड में घूमता है, और ग्रे वुल्फ की दूसरी उप प्रजाति के वनस्पत कम आवाज करता है। भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क खुले मैदान और घास के मैदानों का विशिष्ट शिकारी है ये, ठीक है। और ये डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है, और कोई स्टेटस यहाँ पे नहीं दिया गया है। जंगली याक है, इसको भी देख लीजिए। जंगली याक को समझें तो इसका संदर्भ है भारतीय घरेलू याक, ठीक है। बोस या ग्रोनियंस का पहली बार गुणसूत्र स्तरीय जीनोम तैयार किया गया, गुणसूत्र के साथ जो है जीनोम तैयार किया गया। यह उपलब्धि आईसीएआर संस्थानों के 4 विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई है। यह जंगली याक यानी बोस म्यूटस का एक वंशज होता है ये, ठीक है। और ये भारतीय घरेलू याक जो है ये हिमालय का जहाज के नाम से जाना जाता है, ये हिमालय के जहाज के रूप में इसको देखा जाता है, यानी कि माना जाता है इतनी तेज वहां पे चलता होगा, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र तिब्बती पठार पामीर पर्वत, ताजिकिस्तान और मंगोलिया से साइबेरिया तक पाया जाता है। ये सामान्यतः गायों की तुलना में फेफड़े और हृदय अधिक बड़े होते हैं इसके, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुकूलन संभव हो पाता है, यानी कि ये शाकाहारी प्राणी भी है, ठीक है। चलिए पर्यावास देखें तो अल्पाइन टुंड्रा घास के मैदान, उत्तरी तिब्बती पठार के ठंडे रेगिस्तान के इलाके जिसमें ये 4000 से 6100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में शामिल हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये पाया जाता है। प्राप्ति क्षेत्र देखें तो यह चीन में, भारत में ये यहाँ की ये मूल प्रजाति के रूप में देखा जाता है, और भूटान से भी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ये भूटान से प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मुख्य विशेषताएं देखें तो मौसमी प्रवास सर्दियों में ऊपरी क्षेत्रों में से नीचे की घाटियों की ओर उतरते हैं ये, मुख्य रूप से घास और सेज खाते हैं ये, ठीक। साथ में कुछ हॉब्स चौड़ी पत्ती वाले जो शाक होते हैं उनको भी खाते हैं, और झुंड में रहने वाले अक्सर 100 से अधिक याक के बड़े समूह बनते हैं, हालांकि 10-20 के छोटे समूह भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यानी समूह में रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं। प्रमुख खतरे देखें तो अवैध शिकार, जिसमें मांस के लिए व्यावसायिक दृष्टि से शिकार भी शामिल है इसमें, ठीक है। घरेलू याक और जंगली याक के बीच अंततः प्रजनन, जिससे मूल जंगली याक की आनुवांशिक पहचान को खतरा होता है, ठीक। अब ये डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है, वहीं सीएमएस के परिशिष्ट 1 में शामिल है, और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल, ठीक है। उत्तरी सफेद गेंडा, चलिए देख लेते हैं उत्तरी सफेद गेंडा क्या है। संदर्भ समझे तो मुंबई आधारित वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री द रिसरेक्शन क्वेस्ट ने प्रतिष्ठित गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड जीता, ठीक। इसमें उत्तरी सफेद गैंडा के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जुड़े प्रयासों को भी दर्शाया गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में आ गया। पर्यावास यह श्वेत गैंडे, पर्यावास जो देखें तो यह श्वेत गैंडे की एक उप प्रजाति है जो कभी कभी मध्य अफ्रीका में व्यापक रूप से पाई जाती है, ठीक। यह अपने अत्यंत विशाल शरीर, चौड़ा मुख, 2 सींगों के लिए जाना जाता है, ठीक। और प्राकृतिक पर्यावास देखें जंगलों में संभवतः विलुप्त हो चुका है, और इस उप प्रजाति के विश्व में केवल 2 मादा नाजिन और फातू बची हैं, केवल 2 मादा ही बची हैं, नाजिन और फातू। नाम दिया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। और ये दोनों ओल प्रोजेटा कंजर्वेंसी केन्या में संरक्षित हैं,
ठीक है? चलिए, संरक्षण के प्रयास देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजन यानी आईवीएफ तकनीक के तहत उत्तरी सफेद गैंडे के क्रायो संरक्षित जो जमे हुए, ठीक है, शुक्राणुओं का उपयोग करके दक्षिणी सफेद गैंडा जो सदर्न व्हाइट राइनो मादाओं को सरोगेट यानी प्रतिस्थापन जो माँ है सरोगेट जिसको बोलते हैं आपने पढ़ा होगा के रूप में प्रयोग के द्वारा इस उपप्रजाति को पुनर्जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और ये आईयूसीएन का स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। कस्तूरी मृग देखें तो कस्तूरी मृग समस्या संदर्भ देखें तो वर्तमान में कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु भारतीय चिड़ियाघरों में कोई भी प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी गई है, ठीक। पर्यावास देखें तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, अन्य हिमालय वन क्षेत्र, देखिए जो भी नाम आ रहे हैं ना जो वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह के, आप घर जाकर के काम करिएगा कि इनकी जो है देख लीजिएगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। कस्तूरी मृग की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कश्मीर, हिमालय, अनही आदि। एशिया के 13 देशों में ये प्राप्त होते हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, रूस, रूस का जो साइबेरिया एरिया है वो आदि शामिल है इसमें, ठीक है। मुख्य विशेषता देखें तो आकार में छोटे, एकांत प्रिय होते हैं, खुद खुशधारी स्तनपायी, प्रायः रात्रिचर या संध्या प्रभात में सक्रिय होते हैं ये, ठीक। मुख्य खतरे देखें तो कस्तूरी ग्रंथि के लिए अवैध शिकार, ठीक। ग्रंथि केवल वयस्क नर में पाई जाती है और मादा को आकर्षित करने हेतु श्राप उत्पन्न करती है। इसका इत्र उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये काफी जो है आईयूसीएन की एंडेंजर्ड सूची में शामिल है ये, ठीक है। और वहीं डब्ल्यूपीए की उसमें शेड्यूल 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है, ठीक। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब अगला है भारत में प्रमुख लघु बिल्ली प्रजातियां, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बच्चों देखो मेहनत करते रहो आप, ठीक है। मेहनत आपके लिए जरूरी है। क्यों करनी है मेहनत? तो मैं आज उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो बड़े सपने देखते हैं, ठीक है। जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे कमरों में रहते हैं, ठीक है। तो उनसे मैं आज बात करना चाहता हूँ जिनके पास महंगी किताबें नहीं हैं लेकिन हौसले बहुत बड़े होते हैं। वो बच्चे जो सुबह पढ़ाई से पहले पानी भरते हैं, घर का काम करते हैं और फिर किताब खोलते हैं। वो बच्चे जिनके पापा कहते हैं बेटा कुछ कमाने लग जाओ, लेकिन वो दिल से कहते हैं बस एक मौका और दे दो। याद रखना, तुम्हारी जो गरीबी है ना, तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिसे सब कुछ आसानी से मिलता हो, उसे भूख का मतलब नहीं पता होता बच्चों। और यूपीएससी उसी की होती है, यानी जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये तभी आपका होगा जब अंदर कुछ दिखाने की भूख होगी आपके अंदर। तुम जब रात को पढ़ते हो ना, तो सिर्फ तुम नहीं जागते हो, तुम्हारे माँ बाप के सपने भी जाग रहे होते हैं। तुम्हारी माँ जो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए चुपचाप खाना बनाती है, तुम्हारे पापा जो खुद की जरूरतें छोड़कर तुम्हारी किताबें खरीदते हैं, उनकी उम्मीदें तुम्हारी किताबों के हर पन्ने पे छिपी होती है। कभी थक जाओ तो ये मत सोचो अब नहीं होगा, बस रहने दो। बस ये सोचो अगर मैं रुक गया तो मेरे घर का सपना भी रुक जाएगा। ये जो एग्जाम है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे लिए परिवार की तकदीर बदलने का एक मौका है। एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे ना, तो वही लोग जो आज तुम्हें समझ नहीं रहे होंगे, तुम्हें ताना दे रहे होंगे, वही तुम्हारी कहानी सुनकर रोएंगे और तुम्हारे माँ बाप पहली बार गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, तुम उस कहानी को लिख रहे हो, तो तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका अंत तुम्हारे हाथ में है। अब डिसाइड आपको करना है कि ये अंत कैसा होना चाहिए। तो उठ जाओ, जग जाओ, मेहनत करो। आपके पास कुछ ही समय है, 50 से 45 दिन आपके पास हैं और इसमें जी जान झोंक दो। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कुछ और सोचना ही नहीं है सिवाय मेहनत के।
केवल पढ़ना है और फिर रिवीजन करना है। देखिए, मैंने मूल मंत्र आपको बताए हैं, जाइएगा, इससे पहले जो क्लासेस आपको दी हैं, वो आप जाके क्लास देख लीजिएगा कि आपको किस दिशा में चलना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है और किस तरीके से पढ़ना है। रिवीजन तो आपके लिए मंत्र है, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जो सपने देख रहे हैं, वो सपने केवल सपने बन के ना रह जाएँ, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, वो पूरे होने चाहिए, ठीक है? तो बस मेहनत करिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं तो फिर आपसे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय।